हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ी तबीयत खराब हो गई है मेरी। कल से कोशिश कर रहे हैं सिट्रिजिन खा खा के थोड़ा ठीक हो जाए। ओह, कभी सर्दी हो ना तो एक फार्मूला ट्राई करना, अब तो तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे। तो लीवोसिट्रिजिन के साथ बेनेड्रिल कफ फार्मूला पीना। ठीक है। 12 घंटे के लिए तुमको इतनी भयानक नींद आएगी, और उसके बाद तुम उठोगे तो ऐसे तुम उठोगे। ठीक है, बट तुम्हारा कोल्ड मोर और लेस ठीक हो जाएगा। ये कभी ट्राई करना, ठीक है। लीवोसिट्रिजिन के साथ बेनेड्रिल का फॉर्मूला। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ बेटा, ज्यादा ही पढ़ाएंगे, जिंदा बच जाए तब तो पढ़ा दें। अच्छा, तुम लोग का फर्स्ट ईयर का कोर्स कल लाइव कर देंगे, ठीक है। टोटल 260 आवर्स का मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है। उसमें भी तब जब मैं नोट्स बना के पहले ले आऊं तो लिखवा लिखवा के पढ़ाएंगे उसको पूरा एनाटॉमी। तो कम से कम 400 घंटे का मॉड्यूल बनेगा, जो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो 260 आवर्स का टोटल तुम्हारा मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। चल। हम्म। चल, थैंक यू सुजीत बेटा। अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो एमबीबीएस में कौन से चैप्टर कर लें? केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े अच्छे से कर लो। बायोमोलिकुल्स वाला पोर्शन है ना, वो अच्छे से कर लो। टाइम बेटा सेम 8 AM ही होगा टाइम आज। अब यार देखो, बीमार पड़ जाएगा इंसान तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। टाइम 8 बजे ही होगा, 8 AM ही आपका टाइम है। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि मेरे पास और कोई समय का स्लॉट ही खाली नहीं है। ठीक है, आज तो मैं ऑफिस नहीं गया हूँ कहीं भी, तो इसलिए मैं घर पे हूँ, तभी आज इस टाइम पे क्लास ले पा रहा हूँ। टाइम आपका 8 बजे होगा, टाइम आपका नहीं बदलने वाला है। और जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो आपका 5 PM टू 8 PM होगा क्लास, ठीक है। 3 घंटे क्लास रोज लेनी पड़ेगी मुझे, ताकि टाइम पे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। तो 5 PM टू 8 PM मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो, ठीक। चलो अब शुरू करें। चलो, ठोके बातचीत बंद, अब आओ पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, है ना। लास्ट क्लास में हमने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी देखा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बात करेंगे फिर। अब इंक्वायरी बंद, अब पढ़ते हैं, है ना। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हमने लास्ट क्लास में पूरा खत्म कर लिया था, है ना। अब बात करेंगे हम, क्या क्या बात करेंगे? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन कैसे होता है, ठीक है। अभी प्राइस फाइव से बात है, बढ़िया गिरी शुरू हो जाता है तुम लोग का। कर लेंगे, लॉन्च करेंगे तो बता देंगे तुम लोग। चलो। हाँ हाँ। चलो। चलो, शुरू करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करो, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, लगभग उतना ही रखेंगे यार, मतलब तुम लोग के लिए 6,000 तक का प्राइस रखेंगे, ठीक है। वैसे इन जनरल 15,000 रखेंगे, तुम लोग के लिए 6,000 तक का प्राइस रखेंगे। टेंशन मतलब, जिन्होंने ऑलरेडी इसको खरीद लिया है ना, उसके लिए 6,000 रखेंगे। हाँ। चलो। चलो हम स्टार्ट करें। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की बात करते हैं अब, ठीक है। मेम्ब्रेन, ठीक है सर। हमने कैसा कैसा मेम्ब्रेन देखा था जब पहले पढ़ा था, तो हमने कैसा कैसा मेम्ब्रेन देखा था। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या था? एक आपने देखा था फ्रीली परमिएबल। क्या करता था? ये किसी को भी आने जाने देता था, है ना।
सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, किसी को भी आने जाने देता था, जैसे तुम्हारा सेलवॉल हो गया, है ना। उसके बाद था तुम्हारा सेमी परमिएबल। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में है तो उसको पास करने देता था तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एग मेम्ब्रेन था, पार्चमेंट मेम्ब्रेन था, पार्चमेंट पेपर, है ना, वो सेमी परमिएबल था। और तीसरा जो हमारे काम की चीज है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो उसके काम के हैं उनको पास करने देगा, और कुछ सब्सटेंसेस जो उनके पास के नहीं है उनको नहीं पास करने देगा, है ना। तो कुछ सब्सटेंसेस जो उसके काम के उसको इजीली पास करने देगा, और कुछ सब्सटेंसेस जो उसके काम के नहीं है उसको पास करने नहीं देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे या टोनोप्लास्ट तुम्हारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जैसे लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन permits some substances to pass more readily than other, and this property is termed as selective permeability. impermeable मतलब बेटा वो किसी को पास नहीं करने देगा, है ना। दिस प्रॉपर्टी, सुबेरिन हो गया, लिग्निन हो गया, वो impermeable हो गया, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज termed as selective permeability। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, अच्छा। तो अब क्या क्या चीज से लिपिड बाइलेयर तुम्हारा परमिएबल है, क्या क्या चीज से परमिएबल नहीं है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो द लिपिड बाइलेयर पोर्शन, ऑब्वियसली लिपिड बाइलेयर का ही बना होता है और प्रोटीन एम्बेडेड होता है। तो द लिपिड बाइलेयर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू, किससे चीज को पास किसको कर सकता है? लिपिड बाइलेयर तुम्हारा नॉन पोलर है, तो किसको पास करने देगा? नॉन पोलर सब्सटेंसेस को, है ना। तो इट इज परमिएबल टू नॉन पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। डायरेक्टली तो इसी को पास करने देगा, ठीक है। और दूसरा, बट बट इज इज impermeable to impermeable to किसके लिए? impermeable to ions and large charged large आयंस है ना, लार्ज अनचार्ज होगा ना, अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई एग्जांपल दो अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल का। ग्लूकोज, है ना, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। ठीक है सर। अच्छा, अब एक और यहां पॉइंट लिखो जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक और पॉइंट यहां पे लिखिए कि इट इज ऑल्सो स्लाइटली परमिएबल टू क्या? स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल such as
वाटर एंड यूरिया, आपने पढ़ा था ना कि कुछ अमाउंट में यूरिया वापस ले लेता है तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यूरिया साइक्लिंग में। तो ये जो वाटर और यूरिया है, अब ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, अब इसको कैसे पास करने दे रहा है, ये इसको कैसे पास करने दे रहा है? ये तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, पोलर है तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, इसको कैसे पास करने दे रहा है? बताओ। बताइए। एक्वापोरिन, हम चैनल्स की बात ही नहीं कर रहे बेटा, हम बिना प्रोटीन चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो एक्वापोरिन का तो रोल नहीं है ना, तो डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। जैसे हमने देखा था कि मेरा ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, है ना, यहां पे हमने देखा था ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, और ये मेरा यहां से जाता था कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कुछ अमाउंट में यूरिया रिलीज करता था कलेक्टिंग डक्ट, और वो फिर से ले लेता था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो यूरिया साइकिलिंग कहते थे। तो कुछ अमाउंट में तो यूरिया ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या यहां पे चैनल कुछ इन्वॉल्व है? देर इज नो चैनल, यहां डिफ्यूजन हो रहा है। चैनल के थ्रू तो होता ही होता है, चैनल के थ्रू क्या होता है उस पर बात भी कर लेंगे, बट यहां तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो पानी, एंड इट इज स्लाइटली परमेबल, एकदम एकदम फुल्ली परमेबल नहीं है, तो कुछ पानी और कुछ यूरिया कहीं से कहीं घुस जाता है। क्यों होता है ये समझो बेटा, क्यों होता है ये समझो। अच्छा, हमने बोला था कि लिपिड फ्लूइडिटी शो करते हैं, फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी था ना, तो ये होता है, दिस हैपेंस बिकॉज, लिखो दिस हैपेंस बिकॉज, और यहां छोटे मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, बिकॉज द फैटी एसिड चेन या फैटी एसिड टेल जो तुम्हारा है ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड randomly move and small gaps appear in the hydrophobic environment of प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लो। तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है, हाँ वही वही वही, जैसे 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 गैप बढ़ता जाएगा, उसी गैप में वो घुसता जाएगा, उसी गैप में वो साइड बाय साइड घुसता जाएगा, है ना, उसी गैप में वो साइड बाय साइड घुसता जाएगा। जैसे चोरी करके होता है ना, एक दरवाजा खुला ऐसे स्नीक करके साइड से चले गए, फिर दूसरा दरवाजा खुला उसे स्नीक करके साइड चले गए, तो वैसे ये जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वहां पे स्नीक इन करके जाता जाएगा। इसीलिए हम स्मॉल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम स्मॉल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा लिख लो कि वाटर एंड यूरिया are small enough to move from one gap to other। तो जैसे जैसे गैप होगा वैसे वैसे ये मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, टिल दे क्रॉस द मेम्ब्रेन, समझ गया, दे क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इस तरह से कुछ पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर और यूरिया पास कर पाते हैं। हाँ सर, फिर तो वैसे भी पार्टिकल्स स्नीक इन कर सकते हैं, बट कैसे पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वही स्नीक इन कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स के लिए जगह ही नहीं होगा उतना गैप। अगर मान लो इतना सा छोटा सा एक कोना खुला हुआ है, तो इस छोटे से कोने में तो कोई एक छोटा मॉलिक्यूल ही जा पाएगा ना, फिर वो कोने से फिर भाग के कहीं और किसी कोने में चला जाएगा। तो इस तरह से
दैट इज वाई दे आर स्लाइटली परमेबल, हमेशा नहीं जाते, पार करने में उनको दिक्कत भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज पॉइंट यहां पे लिखो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांस, अरे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स that acts as channel and carriers, increases the plasma membranes permeability। ठीक है, टू अ वैरायटी ऑफ, क्या चीज से, अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमको किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमको या तो आयंस ट्रांसफर कर रहे होंगे या लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना? तो वैरायटी ऑफ आयंस एंड अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन से कितना बड़ा भी मॉलिक्यूल पास कर सकता है? क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन से कितना बड़ा भी मॉलिक्यूल पास कर सकता है? अगर मान लो कि हम बड़ा प्रोटीन को पास कराना चाह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्या वो पास कर जाएगा? बताइए, एक और पॉइंट यहां पे ऐड कीजिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स such as proteins are not able to pass across the plasma membrane। तो हम कैसे पास करेंगे? अगर हमको उसको भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे? या तो एंडोसाइटोसिस कर लेंगे वेसाइकिल की मदद से, है ना, या फिर एक्सोसाइटोसिस करा देंगे। तो क्या होता है, दे कैन पास थ्रू ओनली बाय एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो अगर हमको इतने बड़े मॉलिक्यूल को भेजना है तो हमको एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकाले सेल से, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर लाए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दे आर ओनली ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, चल, तो ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की बात कर ली। अगर तुमको यहां पे एक और ऐड करना ही है तो एक और ऐड कर लो यहां पे कि इम्परमिएबल, अगर तुमको करना है तो इम्परमिएबल। ठीक है, इसमें से सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल ही लिविंग मेम्ब्रेन है, इसमें से सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल ही लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाकी सारे लिविंग मेम्ब्रेन नहीं है। चलिए अब आते हैं, दूसरा पॉइंट लिखो, ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? कैसा कैसा ग्रेडियंट हो सकता है? ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा कैसा कैसा ग्रेडियंट हो सकता है सर? सबसे पहला होगा सर आपका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब समझ तो, डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन इन आईसीएफ और ईसीएफ, है डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन
इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द सेल, है ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इट इज अ डिफरेंस in the concentration of a chemical from one place to other, such as from the inside to outside of plasma। मतलब इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आईसीएफ हो गया और एक्साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईसीएफ हो गया, है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तुम्हारा आईसीएफ हो गया, है ना। और आउटसाइड जो हो गया तुम्हारा वो ईसीएफ हो गया। तो मतलब आईसीएफ और ईसीएफ में किसी एक सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या किसी एक केमिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होगा, देन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। क्या यूज होता है इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे Na+ क्या होगा, ईसीएफ में ज्यादा होगा, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो Na+ इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईसीएफ। और अगर हम बात कर लें K+, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कट है, तो K+ इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ICF। K+ इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ICF, हाँ या नहीं, सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन ईसीएफ में ज्यादा होगा या आईसीएफ में ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आईसीएफ में ज्यादा होगा या ईसीएफ में ज्यादा होगा। ऑक्सीजन पहले बताओ, ईसीएफ में ज्यादा होगा या आईसीएफ में ज्यादा होगा, बताओ। ऑक्सीजन ईसीएफ में ज्यादा होगा या आईसीएफ में ज्यादा होगा। आगे कर लेते हैं, बताओ। हाँ, ऑक्सीजन ईसीएफ में ज्यादा होगा, तभी तो सेल ले रहा है ना। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ तो आईसीएफ में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन भी लिख लो आर, सॉरी, इसको आर कर लो। ठीक है, और K+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और भी ग्रेडियंट होता है क्या, और भी ग्रेडियंट होता है क्या, और भी ग्रेडियंट होता है क्या। यस, दूसरा ग्रेडियंट होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। आयन के चार्ज में डिफरेंस के ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा सर आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्या होगा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इट इज अ डिफरेंस between two regions
constituting a charge difference across the plasma membrane and, याद करना अभी तुम लोग पढ़े थे, एंड दिस चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड, याद करो, जिस चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। याद है, चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, याद है हम जब तुम्हारा नर्व ट्रांसफर देखते थे, या सॉरी ट्रांसफर ऑफ इंपल्स देखते थे, तो आप देखते थे कि हम क्या देखते थे, हाँ ठीक है, हम क्या देखते थे, हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन देखते थे, है ना। तो हम क्या देखते थे कि दो पोटेशियम अंदर आता था और तीन सोडियम बाहर जाता था, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, है कि नहीं, है ना। तो यहां क्या होता था, एक नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता था और एक नेट नेगेटिव चार्ज हो जाता था, और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट एट रेस्टिंग पोटेंशियल था, दैट वाज -70 मिली वोल्ट। तो ये रेस्टिंग स्टेज पे जो था, इट वाज -70 मिली वोल्ट, है ना। तो इसी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते थे, इसी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते थे। क्लियर, बहुत अच्छा। तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ concentration gradient and electrical gradient on and electrical gradient on movement of a particular ion is referred to as its electrochemical gradient, is referred to as its electrochemical। तो दोनों को मिला दोगे तो द ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बारे में और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आएंगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर था इस पर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हम लोग पढ़ लेते थे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह वगैरह, बट अब तुम नहीं पढ़ पाते हो इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि बहुत बहुत चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको अच्छे समझोगे तो तुम्हें फिजियोलॉजी समझने में दिक्कत कम आएगी। ठीक है, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोसेस से हो सकता है ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव प्रोसेस, दूसरा होता है एक्टिव प्रोसेस। आप सबने पढ़ा होगा, एक होता है पैसिव प्रोसेस, दूसरा होता है एक्टिव प्रोसेस। तो उसी हिसाब से हम पूरा
इसका सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो दो प्रोसेस बनाओ। सबसे पहला आ जाएगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका पैसिव प्रोसेस, है ना, और दूसरा आ जाएगा आपका एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा डिफ्यूजन, जो दो तरह का है। पहला हो जाएगा इसका सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। टेटेड, दूसरा यहां पे आ जाओगे तो आ जाएगा ऑस्मोसिस, है ना। तो पैसिव प्रोसेस दो तरह से हो सकता है, एक डिफ्यूजन से हो सकता है और दूसरा ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक्टिव प्रोसेस की बात करेंगे तो एक्टिव प्रोसेस में तो सिंपल हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है ये। और दूसरा है तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे होता है अभी इस पे बात करेंगे। और तीसरा जो प्रोसेस है आपका, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स। इन वेसिकल्स ये भी तीन तरीके से होता है। सबसे पहला आपका होगा एंडोसाइटोसिस, अंदर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से होगा। दूसरा हो जाएगा आपका एक्सोसाइटोसिस, बाहर जा रहा है। और अगर थ्रू अ सेल मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। इसको थ्रू अ सेल होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस, है ना। तो यही चीज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ढंग से अगर तुम समझ गए, इसका लॉजिक तुम समझ गए, तो तुमको फिजियोलॉजी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से इसको पूरा सुन लो। ठीक है, अच्छा, चलिए तो समझिए क्या होता है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। और बाकी पहले डिफ्यूजन से शुरुआत करते हैं। सर वेयर टू आस्क डाउट, डाउट पूछिए जब पूछना है। डाउट, जब डाउट आए तो डाउट पूछिए। ये जैसे चैट पे आपने ये डाउट पूछा, वही डाउट पूछिए। ठीक है, हाँ। तो अगर हम तो अगर हम पैसिव प्रोसेस की बात करें तो यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता। ठीक है, और जहां भी हम एक्टिव प्रोसेस की बात करेंगे यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पैसिव प्रोसेस से। पैसिव प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका डिफ्यूजन। ठीक है, क्या है डिफ्यूजन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको डेफिनेशन
चाहिए होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव process in which the random mixing of particles in a solution occurs, तभी तो डिफ्यूज करेगा ना, बिकॉज द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा वो लेट डिफ्यूज करेगा, हाँ या नहीं? जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा वो लेट डिफ्यूज करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, तो यार लिख दो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन the rate of diffusion across the plasma membrane occurs या डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है वो देखो, क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा भाई? सबसे पहला पॉइंट लिखो, दैट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो हाइयर द टेम्परेचर, हाइयर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रीजन क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा। दूसरा पॉइंट जो है सर, स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या कितना डिफरेंस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से बेटर है तुम लिख दो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना जल्दी डिफ्यूज करेगा, है ना? तो मोर द डिफ्यूजन या मोर द डिफरेंस, फास्टर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, तो जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरा, जो पार्टिकल डिफ्यूज कर रहा है उसका साइज कैसा है? मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस क्या है भैया? जितना ज्यादा मास है उतना छोटा डिफ्यूजन रेट होगा, जितना ज्यादा मास है उतना रेट कम होगा। तो द लार्जर द मास
द स्लोअर इज द डिफ्यूजिंग रेट, स्लोअर इज द डिफ्यूजिंग रेट। ठीक है। और क्या चीज पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। क्या क्वेरी है? सर बट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज होगा ना, उससे फर्क नहीं होगा। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से तुम देखो यार, समझो, अगर डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है, तो फ्लूइडिटी कब काम आएगा? जब वाटर और यूरिया का ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो गैप आ रहा था, ट्रांजिएंट पोर्स आ रहा था, उसके थ्रू पास कर जा रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन के थिकनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, फ्लूइडिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और वैसे भी तुम्हारा कोई भी चीज है, अगर मान लो कोई चीज को गर्म करोगे या कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो वहां पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? हम्म, समझ में आया? ठीक। तो फ्लूइडिटी तुम्हारा तब काम करेगा जब तुमको जैसे वाटर और यूरिया ट्रांसपोर्ट करना है, उस केस में। यहां पे तो फ्लूइडिटी का रोल नहीं है ना, है ना। फ्लूइडिटी में तुम्हें मैंने पढ़ाया था ना, यहां पे देखो, यहां ये, है ना। ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़े। समझ में आया? ठीक। हाँ एग्जैक्टली, टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो उसका डिफ्यूजन रेट हो जाएगा। सपोज मान लो दो मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक का यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल का कोलिजन कम हो रहा है, तो ये डिफ्यूज कम कर रहा है। एक का यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है इसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिला, तो ये इसके वाले में घुस जाएगा, तो ये वाला जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। हाँ ठीक है, ये वाला जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। वाटर बेटा ऑस्मोसिस से जाता है, अभी हम ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे अभी, है ना। ऑस्मोसिस के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब आओ पढ़ते हैं आगे। सरफेस एरिया की बात की थी, सरफेस एरिया में क्या हुआ? लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द डिफ्यूजिंग रेट। ठीक है, जितना सरफेस एरिया होगा उतना डिफ्यूजिंग रेट ज्यादा होगा। ठीक, और क्या था? और उसके बाद देखो डिफ्यूजन डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा है तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा? अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिफ्यूजिंग में, तो फिर तो फिर तो अगर डिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूजन कराने में, तो द ग्रेटर द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? द ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, द लॉन्गर इट टेक्स टू डिफ्यूज, लॉन्गर इट टेक्स टू डिफ्यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक। सर हाउ डज डबल बॉन्ड इफेक्ट फ्लूइडिटी? बेटा कीर्ति मैंने बताया था आपको, पिछले क्लास आपने नहीं की होगी। डबल बॉन्ड अगर ज्यादा है, या मतलब तो डबल बॉन्ड ज्यादा है तो क्या होगा? किंक ज्यादा होगा, बेंट ज्यादा होगा, है ना। तो बेंट ज्यादा होगा तो गैप ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो गैप ज्यादा होने के कारण फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पुराना लेक्चर देख लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। आ जाओ।
सिंपल। क्या हुआ सिंपल डिफ्यूजन? इट इज अ पैसिव प्रोसेस in which substances move freely through the lipid bilayer of plasma membrane without the help of membrane transport protein. Membrane transport protein. अरे मेम्ब्रेन वाले में क्या है दिक्कत, एरिया वाले में क्या दिक्कत है? कॉमन सेंस है ना भाई, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा जगह है उसको डिफ्यूजन लेने के लिए, तो डिफ्यूज होता जाएगा। हाँ। साइज ऑफ पार्टिकल, हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कैन बी कैन नॉट बी, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकते हैं ना, है ना। तो जैसे अगर मान लो कोई हैवी गैस है, वो थोड़ा लेट डिफ्यूज करेगा, लाइट गैस है तो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा, है ना। ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर। तो क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से? तो यहां लिखो नॉन पोलर, बार बार मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि बाद में मुझे ना समझाना पड़े। ठीक है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द lipid bilayer through the process of simple diffusion. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लिखिए। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, फैटी एसिड में तुम्हारा स्टेरॉइड्स हो गया, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन सा होता था? कौन कौन सा था? ए, डी, ई एंड के, ये तुम्हारा फैट सॉल्युबल विटामिन था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद भी जो हमने देखा था अभी कि स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर, यूरिया एंड स्मॉल अल्कोहल्स, छोटे बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये भी कैसे पास करेगा? पास थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। पास थ्रू, हाँ जी, बिल्कुल, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक। तो ये तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ठीक।
फैसिलिटेटेड डिफिजन क्या होता है? तो सिंपल डिफिजन आपने पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड। हमेशा एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना मैंडेटरी है। तो चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना कंपलसरी होगा, उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हुआ, अगर कोई सॉल्यूट बहुत ज्यादा पोलर है तो वो तो पास नहीं कर सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उनको हम पास कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन, मतलब उनका हम डिफ्यूजन फैसिलिटेट करा रहे हैं, तो इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो द डिफ्यूजन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स और हाईली चार्ज्ड molecules occurs with the help of integral membrane protein, and this process is called facilitated diffusion। ठीक है, अभी बेटा हम पढ़ेंगे तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक्वापोरिन से वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, देखो बहुत ऐसी चीजें होंगी जो तुम पढ़ते थे कुछ और, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पे तुम पढ़ते थे ना वहां पे, यहाँ कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। एक्वापोरिन पे आने दो मुझे। ठीक है, कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल जितने भी कैरियर प्रोटीन होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होंगे ना। पेरिफेरल प्रोटीन तो कैरियर प्रोटीन की तरह काम ही नहीं करता है ना, तो जितने भी होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आप देखो, तो द इंटीग्रल प्रोटीन यहां पे दो तरह का होगा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी ईदर a membrane channel और a carrier। दोनों में अंतर तुमको बताते। आपने बोला था इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा होता था, ऐसा प्रोटीन जो एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो अब आओ पहले देखो मेम्ब्रेन चैनल कैसा होता है और कैरियर प्रोटीन कैसा होता है, वो एक एक करके डिफरेंस तुमको समझा देते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी तुमको डायग्राम की मदद से भी समझा देंगे। पहले मैं एक टॉपिक खत्म कर लूं, फिर उसके बाद हम उसके डाउट पे बात करेंगे। ठीक है, चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड, जितना धीरे मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, उतने में तो तुमको डाउट आएगा ही नहीं। डोंट वरी, आई विल कवर एवरी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? चैनल मीडिएटेड क्या होगा? चैनल मीडिएटेड, चैनल मतलब क्या होगा, एक रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते के थ्रू, बहुत डिफरेंट सा चीज, बेसिक चीज समझो। दो चीज है, एक है कैरियर, ठीक है, और एक है चैनल। चैनल मतलब क्या हुआ, मान लो कि मैंने एक सड़क बना दी, एक रोड बनाया, और उस रोड से तुम वॉक करके जा रहे हो, टिक 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 टिक,
तो मैंने सड़क बना दी या फुटपाथ बना दी तभी तुम जा पा रहे हो उसके थ्रू, नहीं तो कोई गाड़ी आता तुमको चबा के चला जाता है ना, दबा के चला जाता है ना। कैरियर में क्या हुआ कि मैंने तुम्हें, रोड तो बना हुआ था ही, मैंने गाड़ी भी भेज दी तुम्हारे लिए, बड़े आदमी हो तुम तो तुम्हारे लिए मैंने एक गाड़ी भी भेज दी। तो ये कैरियर है, गाड़ी तुमको लेके जा रहा है, चैनल तुमको रास्ता दे रहा है। डिफरेंस यहां पे समझो, चैनल और कैरियर का डिफरेंस समझ गए? तो वही चीज है चैनल और कैरियर का डिफरेंस। तो और एक बार लिखो चैनल कैसा होता है। तो लिखिए, लिखिए, इन चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, क्या होगा? अ सॉल्यूट मूव्स डाउन इट्स concentration gradient across lipid bilayer through a membrane channel, through a membrane channel। ज्यादातर ये मेम्ब्रेन चैनल जो होते हैं वो आयन के चैनल होते हैं। ज्यादातर जो मेम्ब्रेन चैनल होते हैं वो आयन के चैनल होते हैं। तो मोस्ट मेम्ब्रेन चैनल आर आयन चैनल, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, दीज इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, है मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करा रहा है तो ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होगा, क्या होगा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल इनऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसा होता, तुम हम पढ़े थे, याद है हम एनए उसमें जो देखते थे तुम्हारा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तुम्हारा इसका मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर का, तो उसमें हम तीन तरह का चीज देखते थे, है ना। एक तुम देखते थे सोडियम पोटेशियम पंप, एक तुम देखते थे, बात करते थे ना, वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर पोटेशियम, और फिर तुम एक देखते थे वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम। चैनल वर्ड यूज होता था, सुने थे ना, चैनल यूज होता था, है ना। चैनल, चैनल मतलब रास्ता दे रहा है। तो जब ये गेट बंद था तो चैनल बंद था, जब ये गेट खुला था तो चैनल खुला हुआ था। तो वही चीज यहां पे बात कर रहा है, यही चीज यहां पे बात कर रहा है। तो क्या होता था कि आयन चैनल क्या था, इट वॉज सेलेक्टिव फॉर पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट वॉज परमिएबल टू कैल्शियम आयन, है ना। और यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा इसका है, नर्व सेल का है, तो इट वॉज परमिएबल टू पोटेशियम एंड सोडियम। समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज यहां पे पढ़ लो, एक चीज यहां पे नोट में लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहां पे नोट में लिख दो कि
द डिफ्यूजन ऑफ ions through channel is क्या स्लो होगा या फास्ट होगा फ्री डिफ्यूजन से? हाँ, स्लो होगा या फास्ट होगा फ्री डिफ्यूजन से? द डिफ्यूजन ऑफ आयंस थ्रू चैनल इज, बताओ, इज जनरली स्लोअर, जनरली स्लोअर, क्यों? देन lipid bilayer, sorry, generally slower than diffusion through, रीजन बताओगे? स्लो होगा, हमेशा स्लो होगा, समझो। सरफेस एरिया वाला रेट यहां पे आ जाता है, काम करता है। डिफ्यूजन की बात करना है, समझो। अगर मान लो कि मेरा लिपिड बाइलेयर इतना दूर तक है, तो कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां से भी डिफ्यूज कर जाएगा, यहां से भी, 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 यहां से भी कर लेगा, ठीक है। बट अगर मान लो मेरे लिपिड बाइलेयर पे यहां पे, यहां पे, यहां पे ही चैनल प्रोटीन है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेगा वो यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया तुम्हारा लिपिड बाइलेयर का ज्यादा है। चैनल प्रोटीन तो कुछ कुछ जगह ही है, तो इसलिए इसका डिफ्यूजन रेट जो है वो स्लो होगा। आई बात समझ में? इसलिए इसका जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लो होगा, ठीक है। ये चीज समझ जाइए, इसीलिए मैं ये सब क्या कॉन्सेप्ट तुमको, हाँ, ठीक है, समझ में आया? एग्जैक्ट। अब एक चीज और यहां पे लिखो, अ चैनल is a channel is said to be gated। अब चैनल खुला भी हो सकता है, आओ जी जाओ जी, ठीक है, बट उस पर गेट भी लग सकता है, ठीक है। तो इट सेड टू बी गेटेड व्हेन अ पार्ट ऑफ द चैनल of the channel protein acts as a plug, acts as a plug, ठीक है, changing shape in one way to open the pore and in other way to close the pore, ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे रेगुलेट हो सकते हैं? तो यहां पे लिखो कि सम gated channel randomly alternate between open and closed position, while others are regulated by chemical and electrical changes,
chemical and electrical changes inside and outside the cell. Inside and outside the cell. ठीक है, समझो बात, समझो बात, समझो बात, क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि जो चैनल है, ठीक है, ये चैनल मान लो मेरा एक यहां पे इंटीग्रल प्रोटीन है और ये चैनल प्रोटीन। अब इसका ये हो सकता है कि इसका एक रास्ता हमने बंद कर दिया, एक रास्ता हमने खुला छोड़ दिया, या दोनों रास्ता हमने खुला छोड़ दिया। तो अगर एक रास्ता बंद है तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन नहीं हो पाएगा, अगर एक रास्ता खुला है तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब ये जो बंद और खुला वाला है, या तो ये रैंडमली हो रहा है जगह देख के कि हाँ ठीक है, दो दो गेट खोल दिए, दो गेट बंद कर दिए, या ऐसे करके जगह देख के कर लिया, या फिर क्या करेगा, कुछ केमिकल के प्रेजेंस में होगा, है ना, कुछ मैकेनिकल फोर्स के प्रेजेंस में होगा जिसको मैकेनिकल गेटेड चैनल कहते हैं, और कुछ वोल्टेज के प्रेजेंस में होगा जिसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। ठीक है, तो जब गेट क्लोज्ड होगा तो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा, जब गेट ओपन होगा तो मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर पाएगा। तो दीज आर गेटेड चैनल्स। ठीक है, गेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने देख लिया। अब कोई डाउट है तो बताओ, अब कोई डाउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, आगे देखते हैं कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर मतलब क्या हुआ, एक कैरियर है तो वो लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, तो इसको हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अ कैरियर मीडिएटेड, तो इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन अ carrier is used to move a solute down its concentration gradient across the plasma membrane, across the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होता क्या है कि सॉल्यूट बाइंड किया एक साइड ऑफ कैरियर पे, उसमें कैरियर में चेंज इन शेप होगा, फिर वो दूसरे साइड पे जाके निकल जाएगा। ठीक है, तो द सॉल्यूट बाइंड्स टू a specific carrier on one side of the membrane and is released कहां पे, on the other side after the carrier undergoes a change in shape. After the carrier undergoes a change in shape. प्लग चिपकाने वाला, व्हाट इज प्लग चेंजिंग शेप, अभी वही तो बात कर रहे हैं ना बेटा। अगर मान लो प्लग है तो प्लग ने
शेप अपना छोटा कर लिया तो खुल गया चैनल प्रोटीन। अगर प्लग ने अपना छेद शेप बड़ा कर लिया तो बंद हो गया। जैसे मान लो प्लग क्या हुआ है, एक नॉब है, ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये मेरा रास्ता था, इसमें एक प्लग लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लग ने अपना चेंज कर लिया शेप, तो इत्तू सा हो गया, ये खुला हुआ है। अब मान लो प्लग ने अपना शेप बड़ा कर लिया, ये इसको बंद कर दिया, तो ये बंद हो जाएगा। दैट इज व्हाट अ प्लग इज चेंजिंग शेप। ठीक ठीक है। तो the solute binds to a specific receptor from one side of the membrane and is released to the other side after the carrier undergoes a change in shape. After the carrier undergoes a change in shape. ठीक है, ठीक। तो सॉल्यूट किस तरह बाइंड करेगा? जिस तरफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है या कम, जिधर ज्यादा है उधर ही ज्यादा बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो द सॉल्यूट binds more often to the carrier on the side of the membrane with higher concentration gradient. हाँ एग्जैक्टली, with higher concentration gradient. राइट राइट राइट। हाँ, जब दोनों सेम हो जाएगा तो क्या होगा? बाइंड करना छोड़ देगा, बाइंड करना छोड़ देगा, है ना। हम्म, अच्छा, नंबर ऑफ कैरियर भी लिमिटेड होंगे, है ना। तो एक और पॉइंट लिख दो कि द नंबर ऑफ carriers available in plasma membrane is also limited and is called the transport maximum. समझो बात, समझो बात, समझो बात को। सपोज मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पे मैंने कैरियर और प्रोटीन लगा रखे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनिशियली यहां पे जीरो सोडियम आयन है, यहां पे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन पकड़ लेते हैं, यहां पे जीरो Cl माइनस आयन है और यहां पे जीरो Cl माइनस आयन है, मान लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा Cl आयन का, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा अक्रॉस ए एंड बी, है ना। तो अगर जब हम 0 से 10 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। बट जब हम ग्रेटर देन 10 जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 10 पे ही अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसको पास करने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल नहीं है, कैरियर प्रोटीन नहीं है। तो इसीलिए तुम कितना भी यहां पे फिर बढ़ा दो, ये बराबर टू 10 ही होगा, है ना। कितना भी बढ़ा दो ये बराबर टू 10 ही होगा। समझ में आया? तो इसको हम ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, कैसे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट काम करता है इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखो।
तो लिखो सब्सटेंस दैट मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय कैरियर मीडिएटेड, क्या, कैरियर मीडिएटेड facilitated diffusion includes glucose, fructose, galactose and सम वाइटमिन। ठीक है, कैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, ये लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी कभी कभी जाता है, ठीक है, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, पहला ग्लूकोज बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन कॉल्ड, क्या होता था, द ग्लूट, है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते थे, कॉल्ड द ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल में पढ़े थे तुम ना, इसको हम कहते हैं ग्लूट। ठीक है, ग्लूट 4 पढ़े थे तुम। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ट्रांसपोर्टर के साथ ग्लूकोज बाइंड किया, शेप चेंज हो गया। तो एज द ट्रांसपोर्टर undergoes a change in shape, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज passes through the मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टर फिर रिलीज करेगा ग्लूकोज को अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। हाँ, दिस द ट्रांसपोर्टर will release the glucose, release glucose on the other side of the membrane, on the other side of the membrane, वहां भेज देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। समझ में आया, एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। देखो, अगर मान लो मैं चलो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। ठीक है, देखो 3 चीज हमने पढ़ा, एक चैनल मीडिएटेड पढ़ा, एक सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा और एक
कॉन्सेंट्रेशन कैरियर मीडिएटेड पढ़ा, ठीक है। तो मान लो मेरा ये लिपिड बाइलेयर है, लेट्स से ये मेरा लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अगर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, यहां से कहीं से भी डिफ्यूज कर जाएगा पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल है यहीं से, ये डिफ्यूज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कह देंगे सिंपल डिफ्यूजन, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं। इस प्रोसेस को हम कह देंगे सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मैंने यहां पे कोई एक चैनल लगा दिया, रास्ता सिर्फ दिया, ठीक है। अब ये चैनल गेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मान लो गेटेड नहीं है, और यहां से इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया चैनल मीडिएटेड। ये कौन सा हो गया, ये हो गया चैनल मीडिएटेड। अब मान लो कि मैंने यहां पे एक कैरियर लगा दिया, अब देखो यहां पे छेद बंद है, यहां पे देखना कि छेद तुम्हारा बंद है ना। तो कैरियर क्या करेगा, कैरियर से आके मेरा सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, या जो भी चीज को डिफ्यूज करना है, जिससे कैरियर के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और जिससे ये मॉलिक्यूल पास कर पाएगा। तो ये वाला जो हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कैरियर मीडिएटेड है। इन तीनों केस में आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिख रहा है, तीनों केस में आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिख रहा है, समझ में आया। तीनों केस में आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरी है। चैनल में सिर्फ रास्ता है, उसके थ्रू पास कर जा रहा है, कैरियर में तुम्हारा जो कैरियर प्रोटीन है उसका शेप चेंज हो जा रहा है, समझ में आया, समझ में आया। तो अगर तुम कैरियर मीडिएटेड देखोगे, तो कैरियर मीडिएटेड में क्या हो रहा है, देखो कैरियर मीडिएटेड देखोगे तो सबसे पहला अगर मान लो यही वाला सेम एग्जांपल अगर मैं तुमको यहां पे वाले पे दिखा दूं, कैरियर मीडिएटेड वाले, तो क्या हुआ, मान लो कि मेरा ये ईसीएफ है, ठीक है, और इसके अंदर मेरा आईसीएफ है, ठीक है। ये मान लो मेरा लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है, ये वाला पॉइंट मेरा लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब यहां पे एक कैरियर प्रोटीन मैंने लगा दिया, यहां पे मैंने एक कैरियर प्रोटीन लगाया। अब ये देखो, ये कैरियर प्रोटीन देखो इस तरह से, यहां ऐसे ऐसे शेप इसका बना हुआ, ठीक है, बंद है, सिर्फ यहां पे इसका खुला हुआ दिख रहा है, ये गैप यहां पे खुला हुआ, ठीक है। अब यहां पे ग्लूकोज आया, मान लो कि यहां पे मेरा ग्लूकोज आया, ठीक है, ये ग्लूकोज यहां पे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। तो ये मान लो कि ये मेरा ग्लूकोज है, ये जाके यहां पे बाइंड कर गया, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने शेप चेंज कर दिया, तुम्हारा शेप चेंज कर दिया, तो जो कैरियर प्रोटीन मेरा इधर की तरफ खुला हुआ था वो बदल जाएगा और इधर की तरफ खुल जाएगा, पलट गया, ठीक है। और क्या हुआ, ग्लूकोज जो है मेरा वो यहां पे अंदर आ गया, और ये ग्लूकोज यहां से बाहर निकल जाएगा, ये ग्लूकोज यहां से बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वही वही चीज हुआ ना। तो शेप चेंज किया, और शेप चेंज करने की वजह से यहां पे आ गया, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि यहां पे एक चीज लिखो कि कैरियर्स आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर्स आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या, मेम्ब्रेन्स प्रोटीन दैट change
चेंजेस इन शेप, कब, दैट चेंजेस इन शेप in order to move substance across by facilitated diffusion। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या नहीं बताओ। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें बहुत एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। इंसुलिन कैसे काम करता है? इंसुलिन क्या करता था? इंसुलिन, अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन कैसे काम करता था? इंसुलिन क्या करता था तुम्हारा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता था या ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता था? इंसुलिन क्या करता था? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता था या घटाता था? बताओ। इंसुलिन तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता था या घटाता था? जल्दी बताओ। क्या करेगा इंसुलिन? डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, अच्छा, घटाता था। तो मतलब ईसीएफ में अगर मेरा ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो हमको इस ब्लड ग्लूकोज को कहां डालना है? आईसीएफ में डालना है, सेल में डालना है। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ग्लूट लगा देगा खूब सारा। तो जब इंसुलिन रिलीज करेगा तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूट खूब सारा मेम्ब्रेन पे लगा देगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा? अपटेक ऑफ इंसुलिन बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? अपटेक ऑफ इंसुलिन, सॉरी, अपटेक ऑफ ब्लड ग्लूकोज इनटू द सेल बढ़ जाएगा, और ये क्या करेगा? फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या करेगा? ईसीएफ से आईसीएफ में ट्रांसपोर्ट कर देगा ग्लूकोज को। कैसे? बाय एडिंग मोर एंड मोर ग्लूट, बाय एडिंग मोर एंड मोर ग्लूट। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन हमने खत्म कर दिया। ठीक, बाय बाय। तो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुम्हारा तक खत्म कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस करेंगे। तुम्हारा ऑस्मोसिस बच गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच गया, है ना। और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म कर लेंगे। साइटोप्लाज्म में तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा एक क्लास होगा जिसमें तुम्हारा वो पढ़ना होगा सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और एक क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ लेंगे तुम्हारा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और तुम्हारा रेप्लिकेशन। ठीक है, हाँ भेज देते नोट्स। ठीक, ओके।